जनवादी सोच और ग्रामीण संस्कृति को अपनी रचना में यथार्थ चित्रण करने वाले कवियों में श्री कैलाश गौतम आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, मैं आज आपके समक्ष श्री कैलाश गौतम द्वारा रचित नौरंगिया शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में अब तक मैंने इस कविता का सार या सारांश या मूल भाव को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और अब मैं पार्ट 2 वीडियो में शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को प्रस्तुत करना चाहता हूं। पार्ट 2 वीडियो में मैं केवल पहला स्टैंजा और दूसरा स्टैंजा की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की है, जबकि इस वीडियो में मैं केवल तीसरा और चौथा स्टैंजा की व्याख्या शब्दार्थ के साथ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कविता में कुल 4 स्टैंजा है। 2 स्टैंजा की व्याख्या मैं इसके पहले भाग में कर चुका हूं। आज मैं केवल दूसरे 2 स्टैंजा यानी तीसरा और चौथा स्टैंजा की व्याख्या शब्दार्थ के साथ प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए दूसरे भाग के दूसरे वीडियो में इस कविता की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। व्याख्या करने से पहले मैं इस कविता से संबंधित एक छोटी सी भूमिका आपको दे देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत न हो। कैलाश गौतम द्वारा रचित नौरंगिया शीर्षक कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। कैलाश गौतम आधुनिक काल के एक बहुचर्चित कवि तथा एक सफल गीतकार हैं। वास्तव में ये एक जनवादी कवि हैं। नौरंगिया इनकी एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता में कवि ने गंगा नदी के पार रहने वाली एक कृषक महिला के काल्पनिक जीवन को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। कवि ने इस कविता को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरल, सरस, सहज भाषा का प्रयोग किया है। यही नहीं, इस कविता को और भी अधिक मर्मस्पर्शी बनाने के लिए कवि ने शब्दों का चयन भी बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। इस कविता में कवि ने मुहावरे एवं उपमानों का प्रयोग बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। यह एक चरित्र प्रधान कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर भारतीय कृषक महिला का जीवन चित्रण किया है, वहीं दूसरी ओर भारतीय ग्रामीण परिवेश को भी बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। अतः यह कविता सिर्फ कविता न होकर भारतीय ग्रामीण वातावरण को उजागर करने वाली एक यथार्थवादी एवं एक मर्मस्पर्शी कविता है। आइए व्याख्या करने के लिए मैं एक एक स्टैंजा पढ़ता हूं, फिर इसकी शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तीसरा स्टैंजा। जब देखो तब जांगर पीटी, हार न माने काम घसीटे, जब तक जागे तब तक भागे, काम के पीछे काम के आगे, बिच्छू गोजर सांप मारती, सुनती रहती विविध भारती, बिल्कुल है लाठी सी सीधी, भोला चेहरा बोली मीठी, आंखों में जीवन के सपने, तैयारी
त्योहार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। आइए उपरोक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उन शब्दों का अर्थ आपके सामने प्रकट कर देता हूं, ताकि व्याख्या करने में और व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। शब्दार्थ: जांगर पीटी। जांगर पीटना एक मुहावरा है। जांगर पीटना का अर्थ होता है कुछ न कुछ काम करते रहना, यानी हमेशा अपने काम में लगे रहना। हार न माने, यानी कभी भी नहीं थकना, लगातार काम करते रहना। काम घसीटे। काम घसीटना भी एक मुहावरा है, यानी इसका अर्थ होता है एक के बाद दूसरे काम में लगी रहना, लगातार काम में लगे रहना। जागे यानी जगे रहना। भागे यानी भाग दौड़ करना। काम यानी गृहस्थी संबंधी कार्य। पीछे यानी साथ साथ। आगे यानी पहले। बिच्छू गोजर सांप। आप जानते ही हैं, बिच्छू गोजर सांप एक जहरीले जीव जंतु हैं। ज्यादातर ऐसे जीव जंतु गांव देहातों में पाए जाते हैं। शहर में भी मिलते हैं, लेकिन गांव देहात में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मारती यानी मार डालती है या नष्ट कर डालती है। विविध भारती। विविध भारती एक रेडियो स्टेशन है, जिसके माध्यम से लोग गीत सुनते हैं। लाठी यानी अर्थ होता है डंडा। सीधी यानी सरल और सहज। भोला यानी बिल्कुल मासूम। चेहरा यानी मुंह की बनावट, ये हमारा चेहरा है। बोली यानी बोल चाल। मीठी यानी मिठास से भरी। जीवन के सपने यानी जीवन से संबंधित सोच या विचार। तैयारी यानी व्यवस्था। त्योहार का अर्थ होता है उत्सव या पर्व। गंगा पार यानी गंगा नदी के पार। शब्दार्थ बतलाने के बाद अब मैं आपके समक्ष संदर्भ प्रस्तुत करता हूं। आपको याद दिला दूं, व्याख्या करने के लिए संदर्भ और प्रसंग लिखना बहुत ही जरूरी होता है। मैंने आपकी सुविधा के लिए संदर्भ और प्रसंग भी बतला दिया है। आइए सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ नौरंगिया नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता कैलाश गौतम जी हैं। कैलाश गौतम आधुनिक काल के एक बहुचर्चित कवि तथा एक सफल गीतकार हैं। आइए अब मैं आपके सामने प्रसंग प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने गंगा नदी के पार एक छोटे से गांव में रहने वाली एक कृषक बालिका यानी नौरंगिया के जीवन को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। प्रस्तुत पद में कवि कैलाश जी ने नौरंगिया के कामकाज के ढंग और स्वभाव संबंधी विशेषताओं को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। आइए अब मैं व्याख्या शुरू करता हूं। व्याख्या शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं केवल दो पंक्तियों को पढ़ूंगा, फिर इसकी व्याख्या करूंगा। आइए इस स्टैंजा की पहली दो पंक्ति: तब देखो तब जांगर पीटी, हार न माने काम घसीटे। जब तक जागे तब तक भागे, काम के पीछे काम के आगे। जांगर पीटी यानी कुछ न कुछ करते रहना। काम घसीटे यह भी एक मुहावरा है। काम घसीटे का अर्थ होता है एक के बाद दूसरे काम में लगे रहना। प्रश्न उठता है कि कौन जांगर पीटता है और कौन काम घसीटता है। कवि कैलाश गौतम जी ने नौरंगिया की विशेषताओं तथा उसके कामकाज के ढंग को बतलाते हुए कहते हैं कि नौरंगिया बहुत ही परिश्रमी है। नौरंगिया एक कर्मठ दारी है। वह बहुत ही ईमानदार है। आप
उसे जब भी देखें, जहां भी देखें, वह हमेशा आपको अपने काम में लगी हुई दिखाई देगी। यानी नौरंगिया को आप जब भी देखें, वह हमेशा कुछ न कुछ करते रहती है, समय पर सब काम खत्म कर लेती है, उसमें तनिक भी आलस्य नहीं है, समय पर सब काम खत्म हो जाए, इसलिए वह हमेशा शारीरिक परिश्रम करती है, हार न माने। यानी नौरंगिया कभी भी हार नहीं मानती है, वह कभी भी थकती नहीं है, वह कभी भी रुकती नहीं है, बल्कि वह लगातार कर्म करती रहती है। नौरंगिया एक बहुत ही संघर्षशील महिला है, कष्ट सहन करने की उसमें एक अद्भुत क्षमता है। वह कभी भी काम से मुंह नहीं मोड़ती है, बल्कि हमेशा अपने काम में लगी रहती है। जैसे ही उसका एक काम खत्म हो जाता है, तुरंत वह दूसरे काम में लग जाती है। जब देखो तब जांगर पीटी, हार न माने काम घसीटी। यानी नौरंगिया बहुत ही परिश्रमी है, वह हमेशा अपने काम काज में लगी रहती है। अब अगली पंक्ति देखिए, जब तक जागी तब तक भागी, काम के पीछे काम के आगे। यानी नौरंगिया जब तक जगी रहती है तब तक वह काम करती रहती है, वह हमेशा काम के पीछे पड़ी रहती है। यानी नौरंगिया एक कर्मठ महिला है, वह हमेशा अपने काम में लगी रहती है, वह एक क्षण के लिए भी समय बर्बाद नहीं करती है, वह कभी भी आज का काम कल पर नहीं छोड़ती है, बल्कि आज का काम आज ही पूरा कर लेती है। कहने का अर्थ यह है कि नौरंगिया जब तक जगी रहती है तब तक काम करती ही रहती है, वह कभी भी थकती नहीं है। नौरंगिया भाग्यवादी नहीं है, बल्कि नौरंगिया एक कर्मवादी महिला है, काम ही उसके लिए सर्वोपरि है, वह काम की पूजा करती है, इसलिए वह हमेशा काम में लगी रहती है। आइए अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या करता हूं। अगली दो पंक्ति, बिच्छू गोजर सांप मारती, सुनती रहती विविध भारती, बिल्कुल है लाठी सी सीधी, भोला चेहरा बोली मीठी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कैलाश जी ने नौरंगिया के स्वभाव को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है। कवि कहते हैं कि नौरंगिया चूंकि एक गांव की रहने वाली भोली भाली तथा एक सीधी महिला है, गांव में जन्म लेने के कारण तथा पलकर बड़ी होने के कारण गांव का वातावरण कैसा होता है, इसे वह अच्छी तरह जानती है। आप भी जानते होंगे गांव का वातावरण कैसा होता है, सांप बिच्छू गोजर चारों तरफ दिखलाई देते हैं। आप जब भी गांव जाइएगा आपको सांप बिच्छू गोजर जहां तहां दिखलाई देंगे। चूंकि ऐसे परिवेश में जन्म लेने के कारण तथा पलकर बड़ी होने के कारण नौरंगिया बहुत ही साहसी हो गई है। नौरंगिया बचपन से ही बहुत ही हिम्मत वाली है, वह इन सब चीजों से बिल्कुल नहीं घबराती है, बल्कि वह इन सब चीजों का रोज ही सामना करती है और इन सब चीजों को बहुत ही सहजता से लेती है और सहजता से निपट भी लेती है। बिच्छू गोजर सांप मारती, सुनती रहती विविध भारती, कितनी सरल पंक्ति है, कितनी सरस पंक्ति है, अर्थ भी कितना आसान है। यानी नौरंगिया एक भोली भाली सीधी साधी ग्रामीण महिला है। नौरंगिया को जब भी घर के आसपास या घर में गोजर सांप बिच्छू दिखाई देता है तो वह बिल्कुल नहीं घबराती है, बल्कि उसे मार डालती है, क्योंकि सांप गोजर बिच्छू ऐसे जहरीले प्राणी होते हैं जो किसी को भी काट लेते हैं। अतएव इन सब को वह बहुत ही सहजता से मार डालती है। बिच्छू गोजर सांप मारती, सुनती रहती
विविध भारती कितनी सरल पंक्ति है, कितनी सरस पंक्ति है, अर्थ कितना ही आसान है। यानी नौरंगिया जो गांव की रहने वाली है, एक भोली भाली सीधी साधी ग्रामीण महिला है। ग्रामीण महिला होने पर भी उसमें सौंदर्य बोध भी है, वह संगीत से भी बहुत प्रेम करती है। यानी नौरंगिया भले ही एक भोली भाली स्त्री है, परंतु संगीत से वह बहुत ज्यादा लगाव रखती है, संगीत से बहुत ज्यादा वह प्रेम करती है। इसलिए जब भी उसे मौका मिलता है वह रेडियो के माध्यम से यानी विविध भारती के माध्यम से तरह तरह के गाने भी सुनती है। विविध भारती उसका सबसे ज्यादा पसंदीदा रेडियो स्टेशन है जहां से वह तरह तरह के गाने सुनती है। यानी नौरंगिया एक संगीत प्रेमी महिला है। अगली पंक्ति देखिए, बिल्कुल है लाठी सी सीधी भोला चेहरा बोली मीठी। यानी नौरंगिया बिल्कुल एक सीधी साधी महिला है। जीवन के प्रति उसका एक अलग दृष्टिकोण है, एक अलग नजरिया है। नौरंगिया बिल्कुल एक लाठी की तरह सीधी साधी भोली भाली महिला है। उसमें छल कपट की भावना नहीं है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भोलापन है। उसकी बोली भी बहुत ही मीठी है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भोलापन दिखलाई देता है। जब वह बातचीत करती है तब उसकी आवाज बड़ी ही मीठी लगती है। यानी नौरंगिया की आवाज, नौरंगिया की बोली बड़ी ही मीठी है। उसकी बोली को सुनना हर कोई पसंद करता है। अगली दो पंक्तियां देखिए, आंखों में जीवन के सपने, तैयारी त्योहार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। यानी नौरंगिया की आंखों में सुखद जीवन के सपने हैं। वह भी अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए तरह तरह के सपने देखती है। वह भी आम महिलाओं की तरह, आम दंपति की तरह अपने सुखद जीवन के सपने देखती है। वह भी चाहती है कि उसके जीवन में एक बदलाव आए। जिस प्रकार सामान्य व्यक्ति सुखी जीवन जीता है, नौरंगिया भी सुखी जीवन जीने के सपने देखती है। वह भी सुखी जीवन जीना चाहती है। वह बहुत ही उत्साह व उल्लास के साथ पर्व त्योहारों की तैयारी करती है तथा उसका आनंद लेती है। नौरंगिया गंगा पार की है। यानी गंगा नदी के पार रहने वाली नौरंगिया एक कृषक बालिका है। गरीब होने पर भी उसका जीवन हर्षोल्लास से भरा हुआ है। उसका जीवन उमंग से भरा हुआ है। गंगा नदी के पार रहने वाली नौरंगिया एक इसी तरह की महिला है। वह एक बहुत ही भोली भाली सीधी साधी ग्रामीण महिला है। गंगा नदी के पार रहने वाली नौरंगिया एक इसी तरह की स्त्री है। चौथा स्टैंजा, अंतिम स्टैंजा। ढहती भीत पुरानी छाजन, पक्की फसल तो खड़े महाजन, गिरवी गहना छुड़ा न पाती, मन महसूस फिर रह जाती, कब तक आखिर कितना जूझे, कौन बताए किससे पूछे, जाने क्या क्या टूटा फूटा, लेकिन हंसना कभी न छूटे, पैरों में मंगनी की चप्पल, साड़ी नई उधार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। आइए अब मैं उपयुक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ को आपके सामने प्रकट कर देता हूं, ताकि व्याख्या करने में और व्याख्या समझने में आपको कोई परेशानी न हो। शब्दार्थ, ढहती यानी गिरती हुई या गिर जाना, भीत यानी दीवार, पुरानी यानी टूटा फूटा, छाजन यानी ऊपर की छत, जैसे गांव देहात के लोग अपने घरों को बांस लकड़ी आदि की सहायता से बनाते हैं। पकी यानी तैयार हुई, फसल आप जानते ही हैं, फसल का अर्थ होता है अनाज। महाजन यानी गांव में रहने वाले सेठ साहूकार। गिरवी गहना, गिरवी का अर्थ होता है मुसीबत के समय कई लोग आभूषण जो पैसे के बदले किसी के यहाँ रखे जाते हैं,
गहना यानी जेवर, गिरवी गहना यानी आभूषण जो पैसे को प्राप्त करने के लिए किसी के यहाँ रखे जाते हैं। मन महसूस कर रह जाना, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है चाह कर भी कुछ नहीं कर पाना या अत्यंत पीड़ा का अनुभव करना। फिर यानी बार बार, जूझे यानी जूझना यानी परिश्रम करना, विपत्तियों से लड़ना। हंसना यानी सदैव प्रसन्न रहना या प्रसन्न होना। मंगनी यानी किसी से मांग कर लाना, उधार यानी कर्ज। संदर्भ वही है जिसे मैंने पहले बतलाया है। आइए यहाँ पर केवल प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने गंगा नदी के पार एक छोटे से गांव में रहने वाली नौरंगिया के कष्टमय जीवन को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। अतः इस पद में कवि कैलाश गौतम जी ने नौरंगिया की घर गृहस्थी संबंधी विशेषताओं को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। आइए मैं व्याख्या करने के लिए केवल दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर मैं इसकी व्याख्या करता हूं। पहली दो पंक्ति। ढहती भीत पुरानी छाजन, पक्की फसल तो खड़े महाजन, गिरवी गहना छुड़ा न पाती, मन मसोस फिर रह जाती। नौरंगिया कैलाश गौतम जी की एक बहुत ही सरल कविता है, इसलिए भाषा भी अत्यधिक ही सरल है। कवि कैलाश गौतम जी ने नौरंगिया की घर गृहस्थी संबंधी विशेषताओं को बतलाते हुए कहा है कि नौरंगिया बहुत ही गरीब है, उसे जीवन में कभी भी सुख मिला ही नहीं है, फिर भी वह सदैव प्रसन्न रहती है। वह गरीबी में भी सदैव प्रसन्न रहने का प्रयास करती है। कभी कभी लगता है कि नौरंगिया के पास संतोष रूपी धन है और जिसके पास यह धन होता है वह अभावों में भी सदैव प्रसन्न रहने का प्रयास करता है। ढहती भीत पुरानी छाजन, पक्की फसल तो खड़े महाजन, यानी नौरंगिया की घर की स्थिति बहुत ही खराब है। उसका घर मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी का बना हुआ होने के कारण जो अब ढह मना गया है, घर बहुत ही पुराना है, इसलिए अब घर बिल्कुल कमजोर हो गया है। घर पर पुराने छप्पर का छाजन है। जिस प्रकार गांव देहात के लोग अपने घर को बांस, लकड़ी, बिचाली या टाली से अपने घर को बना लेते हैं, ठीक उसी प्रकार नौरंगिया का अपना घर है। यानी नौरंगिया के घर पर जो छप्पर है वह बहुत ही पुराना है और बरसात के दिनों में कहीं कहीं पानी भी टपकता है। दुख की बात तो यह है कि जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो गांव के महाजन लगान के रूप में वसूलने के लिए उसके द्वार पर पहुंच जाते हैं। इसलिए नौरंगिया का जीवन सदैव दुख में ही व्यतीत होता है। उसके पास कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर महाजन कर के रूप में या लगान के रूप में लेकर चले जाते हैं। अगली पंक्ति देखिए। गिरवी गहना छुड़ा न पाती, मन महसूस फिर रह जाती। मन महसूस कर रह जाना, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है चाह कर भी कुछ नहीं कर पाना या अत्यंत पीड़ा का अनुभव करना। यानी नौरंगिया की हालत इतनी खराब है कि उसके सारे गहने गिरवी में रखे हुए हैं जो अब तक वह छुड़ा नहीं पाई है। छुड़ाए तो कैसे छुड़ाए, पैसा हाथ में आएगा तभी ना वह छुड़ाएगी। यानी नौरंगिया की हालत बहुत ही खराब है। लाख प्रयास करने पर भी अब तक वह अपने गहने को छुड़ा नहीं पाई है। वह यह सब देखकर कभी कभी बहुत ही दुखी हो जाती है, परंतु वह अपने दुख को किसी के सामने प्रकट नहीं करती है। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती है, बस
मन की पीड़ा मन में ही रख लेती है और चुप हो जाती है। अगली दो पंक्तियां देखिए। कब तक आखिर कितना जूझे, कौन बताए, किससे पूछे, जाने क्या क्या टूटा फूटा, लेकिन हंसना कभी न छूटी। परंतु नौरंगिया करे तो क्या करे। नौरंगिया की हालत इतनी खराब है, वह भला क्या कर सकती है। वह तो एक महिला है। आखिर उसके दुखों का अंत कब होगा, यह कौन जानता है। यह कोई नहीं जानता है कि नौरंगिया के जीवन का जो दुख है, जो दर्द है, उसका अंत कब होगा। मन में आने वाली बाधाओं से वह कब तक लड़ेगी, कब उसके दुखों का अंत होगा, यह कोई नहीं जानता है। कब तक आखिर कितना जूझे, कौन बताए, किससे पूछे, यानी कब तक वह जूझेगी, कब तक वह परिश्रम करेगी, कब तक उसका जीवन इसी प्रकार संघर्षों से भरा हुआ रहेगा। वह किससे पूछे कब उसके दुखों का अंत होगा। यानी कोई नहीं जानता है कि उसके दुखों का अंत कब होगा। दरअसल उसने भी आम लोगों की तरह अपने सुखद जीवन के मीठे मीठे अनेक सपने देखे थे, परंतु उसके सपने आज तक सफल नहीं हुए हैं। पता नहीं उसके सपने कभी साकार होंगे या सपने केवल सपने ही बनकर रह जाएंगे। अगली पंक्ति देखिए। जाने क्या क्या टूटा फूटा, लेकिन हंसना कभी न छूटी। यानी नौरंगिया अपने सपने को साकार करने के लिए लाख बार प्रयास कर चुकी है, परंतु उसके सपने कभी भी साकार नहीं हुए, बल्कि साकार होते होते उसके सारे सपने टूट फूट कर बिखर गए। परंतु हंसना कभी न छूटी। परंतु वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को हारी हुई नहीं मानती है। उसके मन में कभी भी हीन भावना नहीं आती है। उसने अपने मन को कभी भी मलिन होने नहीं दिया है। यानी वह कभी भी घबराती नहीं है, बल्कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह सदैव मुस्कुराती रहती है। चाहे सुख हो या दुख, हमेशा वह मुस्कुराती रहती है। नौरंगिया के पास संतोष रूपी धन है। कहा जाता है जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। यानी नौरंगिया के पास संतोष रूपी धन है। नौरंगिया समझौता करना अच्छी तरह जानती है, इसलिए वह हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करती है। चाहे सुख हो या दुख, वह हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए जीवन जीने की कोशिश करती है। आइए अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। अगली दो पंक्ति। पैरों में मंगनी की चप्पल, साड़ी नई उधार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। अर्थ बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सहज है। बहुत पहले मैंने कहा था यह कविता बहुत ही सरल है, सहज है, कठिन शब्द बहुत कम है, इसलिए व्याख्या भी बहुत ही आसान है। कवि कहते हैं कि नौरंगिया की हालत इतनी खराब है, उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि आज उसके पैरों में जो चप्पल है वह भी किसी की दी हुई चप्पल है। पैरों में मंगनी की चप्पल, साड़ी नई उधार की है। यानी उसके पास जो चप्पल है, जो चप्पल वह पहनी हुई है, वह भी किसी की दी हुई है। यही नहीं, उसने जो साड़ी पहन रखी है वह भी किसी से उधार लेकर खरीदी हुई साड़ी है, जिसे उसने अपने देह पर धारण किया है। नौरंगिया की स्थिति बहुत ही खराब है, उसकी स्थिति बहुत ही कारुणिक है। अंतिम पंक्ति देखिए। नौरंगिया गंगा पार की है। यानी गंगा पार की रहने वाली नौरंगिया एक इसी तरह की महिला है। नौरंगिया एक भोली भाली तथा एक सीधी सादी महिला है। नौरंगिया इसी तरह की एक ग्रामीण महिला है। गंगा नदी के पार रहने वाली नौरंगिया इसी तरह की एक कृषक महिला है, इसी तरह की एक कृषक ग्रामीण युवती है। इस वीडियो में मैंने
नौरंगिया शीर्षक कविता की जो तीसरा स्टेंजा है, साथ साथ जो चौथा स्टेंजा है, उसकी व्याख्या मैंने अत्यंत ही सरल भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं दोनों स्टेंजा की व्याख्या आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अतः इस तरह हम देखते हैं कि कैलाश गौतम जी ने अपनी इस कविता में यानी नौरंगिया शीर्षक कविता में नौरंगिया के माध्यम से एक भारतीय कृषक परिवार की एक महिला के संघर्षमय जीवन को, उसके करुण कहानी को बड़े ही सुंदर ढंग से हमारे सामने उजागर किया है, जिसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। कवि ने इस कविता के माध्यम से आजादी के बाद जहां एक ओर भारतीय कृषक महिला का जीवन चित्रण प्रस्तुत किया है, वहीं दूसरी ओर भारतीय ग्रामीण परिवेश को भी बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। अतः यह कविता मात्र कविता नहीं है, बल्कि भारतीय ग्रामीण परिवेश को, ग्रामीण वातावरण को उजागर करने वाली एक यथार्थवादी तथा एक मर्मस्पर्शी कविता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, आप इसे शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक एडुकेशनल वीडियो है, यह एक एडुकेशनल चैनल है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।